हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है और जब भी आपको सीरीज का प्रश्न मिले तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए करने का। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सीरीज असेंडिंग आर्डर में है या डिसेंडिंग आर्डर में, यानी सीरीज बढ़ते हुए क्रम में है या घटते क्रम में। तो इस सीरीज को आप देखेंगे तो घटते क्रम में है। पहले बड़ी संख्या है, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या और उसके बाद उससे छोटी संख्या आ रही है। ठीक है, तो इतना बात तो क्लियर है कि सीरीज क्या है, आपका डिसेंडिंग आर्डर में यानी घटते क्रम में है। और एक चीज़ और देखेंगे आप ना, दो संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। किसी भी दो संख्या के बीच में यहाँ डिफरेंस लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है, यानी यहाँ क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। लेकिन ध्यान से समझिएगा, मल्टीप्लाई इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये डिसेंडिंग आर्डर में सीरीज है, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या कैसे आ सकती है। किसी न किसी संख्या से जब हम 2673 को डिवाइड करेंगे तभी आएगा, सिंपल सी बात है। अब मैटर ये फंस जाता है, बात समझिएगा ध्यान से। इतना तो हमें पता चल गया कि इसमें कुछ ना कुछ डिवीजन हो रहा होगा, ठीक है, और क्या है, सीरीज घटते क्रम में है। तो डिवीजन यहाँ 2673 में क्या डिवाइड करेगी, 8, ये 891 आ जाए, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा हम लोग पीछे चलते हैं और पीछे एक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ देख सकते हैं कि 99 है, यहाँ 11 है। यहाँ पे कौन सी संख्या रही होगी कि 11 आया होगा, यानी ये बोल सकते हैं कि नहीं 11 में क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा कि यहाँ संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगी, और क्वेश्चन मार्क में क्या मल्टीप्लाई होगा कि 99 आया होगा। ठीक है, तो ध्यान से मान लीजिए यहाँ पे हमें क्लियरिटी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं क्योंकि यहाँ छोटी दो संख्याएं हैं। तो 99 297 से 99 कैसे आ सकता है, या देखिए डिवीजन, अगर यहाँ डिवीजन बात करेंगे 297 में, तो 99 में भी तो बोल सकते हैं कि 99 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई होगा कि 297 आएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, नहीं आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 3 9 27, 3 9 27 28 29, यानी 99 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, आपका 297 आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, बोल सकते हैं ना कि 3 से डिवाइड करने पे 297 को 99 आ रहा है। ओके, तो 99 को पुनः हम लोग क्या कर लेते हैं, समझिएगा ध्यान से, पुनः 99 को क्या कर लेते हैं, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, 33 आएगा, आएगा ना। पुनः 33 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। यानी इतना क्लियर होगा कि हो रहा है क्या कि जो पहली संख्या है ना उसको 3 से डिवाइड करने पे दूसरी संख्या आ रही है। इसको 3 से डिवाइड करके देखिए, आएगा 891, बिल्कुल आ रहा है। उसी तरह 891 को आप जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 297। तो उसी तरह हम लोग 99 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 33 आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। और 33 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्वेश्चन दिया गया है, जिस तरह 27 99 से संबंधित है उसी तरह 21 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। ठीक है, तो इसको करने का, इस तरह के प्रश्नों का करने का जो हमारा अप्रोच होता है ना, हमें ये देखना होता है कि जो दो पेयर की संख्याएं दी गई होती है, जैसे यहाँ पे 27 और 99 दिया गया है, एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इनके बीच में क्या संबंध है, क्या लॉजिक बन करके एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे होता क्या है कि 27 से या तो हम 99 ला लें, आता है कुछ मल्टीप्लाई करके, गुणा करके, जोड़ करके, या 99 में कोई प्रक्रिया करके 27 यहाँ वाइस वर्सा चलता है। ठीक है, तो जो लॉजिक, जो संबंध हमें 27 99 में मिलेगा वही संबंध हम लोग 21 और क्वेश्चन मार्क में लगा देंगे। अब सवाल ये फंसता है कि हम कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि 27 से 99 कैसे आ सकता है। सबसे पहले तो देखिए क्या किया जाता है, अगर ये दोनों छोटी संख्याएं होती, 27 के पास 99 होता, तब क्या होता, कुछ प्लस होता, बहुत होता, तो यही होता। लेकिन 27 से 99 बहुत बड़ी संख्या है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो कहीं ना कहीं 27 में कुछ हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 99 आएगा, आएगा ना, बिल्कुल। तो अगर हम लोग क्या कर दें, 27 में क्या कर दें, ध्यान से समझिएगा, अगर 27 में 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसका, 4 का, तो इंटू 4 जब करेंगे, ध्यान से समझिए, तो कितना आ जाएगा, 4 7 28 आ गया, और 4 2 9 8 2 10 108 आ गया। अब 108 आ गया, और 108 में अब 99 लाना है तो -9 कर देंगे तो 99 आ जाएगा, आ जाएगा। अब आप लोग कह रहे होंगे सर 3 का इसमें मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए हैं, ये भी आपका सवाल हो सकता है कि 3 का मल्टीप्लाई करते तो 27 81 होता, और 81 में हम +8 जोड़ देते तो हमारा क्या आ जाता, 99 आ जाता है। ये भी सवाल बनता है। चलिए मैं ये भी कर लेता हूँ दोनों तरीके से। लेकिन अब देखिए, अब हमें ऑप्शन में भी तो देखना होता है कि हमारा किस तरीके से ऑप्शन आ रहा है। अब 21 में हम लोग क्या कर दे, पहले 4 का मल्टीप्लाई कर दे सेम, तो 21 चौको कितना हो गया आपका 84 हो गया।
और 84 जब -9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, 75 आएगा। तो 75 किसी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब देखिए 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 से कितना हो गया, 63 हो गया, और 8 यहाँ जोड़े थे तो यहाँ भी 8 जोड़ देंगे तो 63 और 8 कितना होता है, 71 होता है, और 71 ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए हम 3 का नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऑप्शन में 75 नहीं होता है, 71 होता ना, तो हम 3 का मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये कैसे पता चलेगा कि हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 का? आप करेंगे ना, तुरंत करेंगे, आपको इतना क्लियरिटी हो गया कि दो इसमें किसी न किसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तभी बड़ी संख्या आ सकती है। ठीक है, तो हम देख लेंगे मल्टीप्लाई करके, एक बार 3 पास की संख्या को एक बार उससे दूर की संख्या से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, और जिससे ऑप्शन में आपका आंसर आएगा उसी को हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, 75 आएगा। सिंपल क्या मैंने किया, 4 का मल्टीप्लाई किया, -9 किया, उसी तरह 21 में 4 का मल्टीप्लाई किया और -9 किया, तो हमारा 75 आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करें। हमें विषम अक्षर बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें अल्फ़ाबेट के पेयर दिए गए हैं, तो बताना है कि 3 किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं और एक क्या है, भिन्न है। तो जाहिर सी बात है यहाँ अल्फ़ाबेट के पेयर दिए हैं, तो हो क्या सकता है, देख लेते हैं। टी में क्या ऐड करेगी, भी आ जाए। अगर टी में +2 ऐड करेंगे तो भी आ जाएगा, और भी में क्या ऐड करेंगे, W आ जाए +1, क्योंकि भी के बाद W आता है। ठीक है, अब देखिए यल में क्या ऐड करेगी, n आ जाए, तो यल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, n का 14, यानी यहाँ भी +2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा n, और n में क्या ऐड करेगी, p आ जाए, तो यहाँ भी यल में अगर +2 ऐड करेंगे तो p आ जाएगा। ठीक है, अब d में क्या ऐड करेगी, f आ जाए, तो 2 ऐड कर देंगे क्योंकि d का प्लेस वैल्यू 4 होता है, f का 6 होता है। पुनः f में क्या ऐड करेगी, h आ जाए, तो यहाँ भी +2 करेंगे, क्यों, क्योंकि f का प्लेस वैल्यू 6 और h का 8। अभी इस उंगली पे भी देख सकते हैं, f, उसके बाद क्या आएगा, g h, यानी +2 करने पे। अब देखिए f में क्या ऐड करें कि h आ जाए +2, और h में पुनः क्या ऐड करें कि j आ जाए +2, क्योंकि j का प्लेस वैल्यू 10 होता है, h का 10 होता है, h का 8 होता है, तो 8 2 10 +2 करना पड़ेगा। अब ध्यान से b और c और d को देखेंगे ना, तो इनमें क्या हो रहा है ना कि पहले वाले अल्फ़ाबेट में +2 करते हैं तो दूसरी अल्फ़ाबेट आती है। ठीक है, यानी +2 इन B-C-D ऑप्शनों में +2 हुआ है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए में पहली बार तो +2 हुआ है, लेकिन बाद में +1 हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका इन चारों में भिन्न है, अलग है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में नोप को 100 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और एग को 38 के रूप में कूटबद्ध यहाँ किया जाता है। यहाँ 2 बार किया आ गया, इसलिए इसको काटा गया है। उसी भाषा में LAP को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। बहुत ही सरल सवाल है और बहुत ही कठिन है। अगर मेरा तरीका आप लोग समझ लेंगे ना तो बहुत ही लल्लू सवाल है, कुछ नहीं, बिल्कुल इसको चुटकियों में उड़ा देंगे। इतना हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी अल्फ़ाबेट को किसी संख्या से कोड किया जाता है, अल्फ़ाबेट के पेयर को, तो वहाँ कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना, उनके प्लेस वैल्यू का सम होता है, सम करके उसमें कुछ मल्टीप्लाई किया जाएगा, या सम को किसी संख्या से डिवाइड करने पे वो संख्या आती है। दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि जो प्लेस वैल्यू होता है ना, डायरेक्ट कोड कर दिया जाता है, अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू से डायरेक्ट कोड कर दिया जाता है, तो वो रेयर होता है, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, लेकिन वहाँ उस कंडीशन में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, नोप है, तो नोप है, तो नोप को क्या लिख रहा है, 100 लिख रहा है, और नोप में कितने अल्फ़ाबेट है, 4 है, तो यहाँ 4 डिजिट आना चाहिए ना अगर डायरेक्ट कोडिंग की बात होती तो, लेकिन 3 ही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा कि नोप के प्लेस वैल्यू का सम हो करके इसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या डायरेक्ट केवल सम किया गया होगा, और कुछ नहीं होगा। सिंपल सी इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देख लेते हैं आप कैसे। नोप के हम लोग क्या करते हैं, पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं और सम करके देखते हैं कितना आ रहा है। n का 14, O का 15, P का 16, E का 5। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखना बिल्कुल नहीं है। 14, 15, 29, 31, 10, 40, 45, 50, इनका सम कितना आ गया, 50 आ गया। लेकिन यहाँ क्या दिया है, 100 दिया है, तो कोई बात नहीं, 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 आ गया। यानी प्लेस वैल्यू का सम करके मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 100 आया। सिर्फ इसमें भी एक में देख लेते हैं। ई का प्लेस वैल्यू 5, जी का 7, जी का 7, 7 7 14, 5 19 आ गया। 19 में पुनः 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 38। यानी कुछ नहीं हो रहा है, प्लेस वैल्यू का सम करके 2 का मल्टीप्लाई करने पे
इस प्रकार से कोड किया गया है। तो इसी तरह हम लोग लैप में कर लेते हैं। L का 12 होता है, A का 1, P का 16, तो 12 1 13, 16 कितना हो गया 29, और 29 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा 58। तो इसीलिए हम लोग लैप को उसी कोड भाषा में कैसे कोड करेंगे, 58 के रूप में कोड करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए कोई भी सवाल रीजनिंग का है ना, 50 100 200 सवाल लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप सवाल को करने की बारीकियों को समझिए, समझ रहे हैं ना। एक सवाल करिए, कहा जाता है कि थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से, बहुत गधों के जैसे सवाल पे सवाल लगाया जा रहा है उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, किसी भी चैप्टर को पढ़िए, किसी भी टॉपिक को पढ़िए, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, आप लोग पहले ये देखिए कि कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, और कोई अगर प्रश्न है तो उसका अप्रोच हमारे पास क्या होना चाहिए, बेस्ट अप्रोच। ठीक है, अगर आपके पास 2-3 अप्रोच किसी भी प्रश्न को करने के लिए पता है तो और बेस्ट है, बट कम से कम एक तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि अगर पता रहेगा एक अप्रोच तो आप भटकेंगे नहीं, भटकाव नहीं होगा, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एग्जाम में आ गए, चाहे मॉक दे रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, आपका 1 मिनट निकल गया, फिर काम खत्म आपका। तो इसलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको एक आकृति दिया गया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पूछा जा रहा है कि क्या आएगा, हमें बताना है। ठीक है, 3 6 8 5 8 4 4 7 और क्वेश्चन मार्क। देखिए ऐसा जब भी प्रश्न मिले ना तो होता क्या है कि इसमें या तो देखिए रो में संख्याएं दी गई हैं 3 6 8 5 8 4 4 7 क्वेश्चन मार्क, और कॉलम में है 3 5 4 6 8 7। तो होता क्या है जनरली कि किसी न किसी साइड बड़ी संख्या होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में बड़ी संख्या नहीं है, किसी भी साइड बड़ी संख्या नहीं है ना, क्योंकि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं अगर आप रो में भी देखेंगे तो भी क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे यहाँ 3 6 8 दिया है, लेकिन यहाँ 5 6 5 8 यहाँ छोटी संख्या दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तो मुसीबत फंस गया कि हम लोग करें क्या, क्योंकि जब बड़ी संख्या किसी भी साइड दिया होता है ना तो कुछ नहीं होता है, शेष रिमेनिंग संख्याओं से हमको बड़ी संख्या कैलकुलेट करके लाना होता है और कुछ नहीं होता है। तो अब यहाँ गाड़ी फंस गई ना, तो गाड़ी फंसी नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी सिमिलर टाइप की अगर संख्याएं पूरे आकृति में दिया हो ना, पूरे इसमें स्क्वायर में अगर दे रखा है ना सेम तरह के, तो होता क्या है ना, या तो आप क्या करिए कि कॉलम के साइड में पूरे संख्याओं को लिख करके ऐड करके देख लीजिए, और या रो के तरफ ऐड करके देख लीजिए। तो हम लोग क्या ट्राई कर लेते हैं, रो के तरफ संख्याओं को ऐड कर लेते हैं। जैसे यानी 3 6 8 को ऐड करेंगे तो 3 + 6 + 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 17, 6 3 9 17। ठीक है, इसी तरह 5 + 8 + 4 को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह अब देखिए एक बात समझिए कि जब मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले वाले रो को ऐड किया, 3 6 8 को मैंने ऐड किया तो हुआ क्या 17 आ रहा है। दूसरे रो 5 8 4 को ऐड किया तो 17 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब तीसरे रो को भी हम ऐड करेंगे तो भाई 17 उसका सम आना चाहिए ना। तो 4 + 7 प्लस यहाँ क्या रखा जाए कि 17 आ जाए आपका 7 4 11। अगर 6 रहेगा यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे तो आपका सम 17 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा 6, और 6 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। बताना है कि जिस तरह सुनार आभूषण से संबंधित है उसी तरह मोची क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। हम लोगों ने 2 नंबर का सवाल देखा है जहाँ पे क्या दिया था आपको, दिया था एक 27 और 99 और 21 क्वेश्चन मार्क। सेम सवाल है, अंतर इतना ही है वहाँ नंबर दिया था, यहाँ आपको शब्द दिया है, लेकिन करने का तरीका सेम वही होता है। हमें देखना होता है कि जो 2 शब्द दिए गए होते हैं वो एक दूसरे से कैसे किस प्रकार से संबंधित है। सेम लॉजिक सेम संबंध हम लोग गिवन शब्द और क्वेश्चन मार्क में लगा करके आंसर लाते हैं। ठीक है, तो सुनार और आभूषण एक दूसरे से कैसे संबंधित हो सकते हैं। तो सुनार जो होता है ना, सुनार उसका पेशा क्या होता है, उसका जो पेशा होता है, सुनार का जो पेशा होता है क्या होता है, आभूषण बनाना। पेशा क्या होता है, आभूषण बनाना। जो सुनार होता है उसका पेशा होता है आभूषण बनाना। उसी तरह मोची का पेशा क्या होता है, इन ऑप्शन में से मोची का पेशा रबड़ होता है, नहीं। प्लास्टिक होता है, नहीं। चमड़ा होता है, नहीं। जूता बनाने का पेशा होता है। अब देखिए चमड़ा को लेके कन्फ्यूजन आप लोग थोड़ा सा दिमाग में होगा, सर जी मोची के दुकान पे तो चमड़ा भी होता है, चमड़ा का प्रयोग करके चप्पल को सिलता है, कभी कभी जूते में भी यूज करता है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन चमड़ा जो है ना इंग्रेडिएंट होता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमको तो सुनार और आभूषण के परिप्रेक्ष्य में मोची के साथ रिलेट करना होगा ना। तो जिस तरह सुनार का जो पेशा होता है ना आभूषण बनाने का, उसी तरह मोची का पेशा चमड़ा नहीं बनाने का होता है, चमड़ा का प्रयोग करके चप्पल जूता बनाने का काम होता है। तो
इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, जूते होंगे। मोची का क्या होगा पेशा, जूता, और जूता किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। एक सीरीज दिया गया है आपका अल्फ़ाबेट का, और पूछा जा रहा है कि जो खाली स्थान है उसमें कौन से ऑप्शन के आपके अल्फ़ाबेट को रखे जाएंगे। बहुत ही अपने आप में कठिन सवाल होता है, बहुत कठिन होता है। और एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मैं इसको कठिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मुश्किल होता है कई दफ़ा इसको कर पाना, बेहद ही मुश्किल होता है। सच्चाई है, देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में जिनकी सच्चाई को भी आप समझिए, लेकिन मैं एक तरीका बताऊंगा आपको, रामबाण तरीका बताऊंगा, जिससे इसको आप कम से कम समय में कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपका इज्जत लूट सकते हैं, मतलब फंस सकते हैं। इस बात से उनको भी कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, उसका भी मैं तरीका बताऊंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। देखिए सबसे पहले एक काम आप लोग करिए, सबसे जो पहले है ना, ये आपको दिया है ना सीरीज, समझिएगा ध्यान से। इसको आप लोग क्या करिए ना, ध्यान से समझिए क्या कीजिए। पहले चलिए छोटे तरीके से बताते हैं कि छोटा तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए आप लोग क्या करिए, छोटा तरीका मैं बता रहा हूँ। मैंने देखा टी है, यू है, एक्स है, यू है, उसके बाद क्या है, एक्स वाई है। तो मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक्स के बाद वाई था। ध्यान से समझिएगा, बिना सोचे समझे, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। ओके, पहले ऐसे नहीं करते, पहले काउंट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे जाएंगे ना, एक्स के बाद वाई से जाएंगे ना तो फंस जाएंगे। एक्स के बाद यहाँ वाई, तीसरा वाई किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर हमको फंसा रहा है, ऐसे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। ऐसे ना जा करके एक बार काउंट आप कर लेते हैं, टोटल इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कितना आ रहा है, 18 19 20 21, टोटल इसमें 21 क्या है अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। तो 21 है, तो अब देखिए इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 7 21, या तो 7 का पेयर बनेगा, 21 का आप लोग फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टर 3 और 7 हो गया, ठीक है। तो या तो 3 3 का पेयर रहा होगा, या तो 7 7 का पेयर बना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी है तो 7 7 का पेयर बना लेते हैं। क्योंकि एक और बात है ना, 7 7 का मैं पेयर क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो आपके अल्फ़ाबेट यूज हुए, टी हुआ है, यू हुआ है, एक्स हुआ है और भी हुआ है, यही 4 हुए हैं, यही 4 हुए हैं कि नहीं। टी यू एक्स वाई, वाई भी है, यानी 5 हुए हैं। तो जाहिर सी बात है अगर 5 अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं, बात समझिएगा, तो भाई 3 का पेयर बनाएंगे तो फिर तो मज़ा नहीं देगा ना, बन ही नहीं पाएगा। क्योंकि भाई पाँचों को आना ही पड़ेगा ना, एक में, एक पेयर में तो आना पड़ेगा कि नहीं, आना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए 2 2 आ सकता है, तो इसलिए हमको मजबूरी है कि हमको 7 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो 7 का पेयर के लिए हम लोग क्रॉस कर लेते हैं, 3 3 6 1 7 यहाँ हो जाएगा एक, और 3 और 3 6 1 7 1 यहाँ हो जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए अब थोड़ा सा आसान हो गया। देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है, एक्स वाई है एक पेयर के, तो यहाँ पे भी तो लास्ट में वाई रहना चाहिए ना, एक्स के बाद वाई। अब देखिए एक्स के पहले एक्स है तो यहाँ भी एक्स के पहले एक्स होना चाहिए, और उसके पहले भी है तो यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब मैंने क्या किया, अब देखिए इतना हो गया ना। अब स्टार्टिंग में जब टी है तो यहाँ भी तो टी होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो हमको मिल गया क्या होना चाहिए, टी यू यू भी एक्स एक्स वाई, ठीक है, मिल गया ना इतना। तो एक ही से हमको क्लियरिटी बिल्कुल क्लियर हो गया कि यही होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भर लेंगे, क्या भरेंगे, टी के बाद यू आ रहा है, उसके बाद यहाँ भी यू रहेगा, और यू के बाद क्या आ रहा है आपका भी आ रहा है, यहाँ भी होगा, और एक्स के बाद क्या आ रहा है, तो आपका एक्स के बाद क्या आ रहा है, एक एक्स आ रहा है, और पुनः क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए किस ऑप्शन में यू भी एक्स वाई है, यू भी एक्स वाई यहाँ भी है, यू भी एक्स वाई टी इसमें नहीं है, इसमें है यू भी एक्स वाई टी, उसके बाद भी एक्स यहाँ भी है, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ भी स्टार्टिंग होगा तो यहाँ भी तो टी रहा होगा ना, यहाँ पे बिल्कुल टी रहेगा, सेम चीज़ यहाँ पे भी टी रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, यू रहेगा, उसके बाद यू रहेगा। तो टी के बाद यू देख लीजिए किस ऑप्शन में है, यहाँ पे बी में यू भी, उसके बाद क्या है एक्स वाई, भी बी नहीं होगा ना क्योंकि वहाँ वाई नहीं है ना। तो सी चेक कर लेते हैं, यू भी एक्स वाई है, टी भी एक्स टी यू यू वाई, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा एक कठिन सवाल था, लेकिन आप लोग इसको याद रखिएगा कि देखिए कैसे करते हैं। सिंपल सा बात है कि एक बार सब अल्फ़ाबेट को काउंट कर लीजिए, उसके बाद उनका प्राइम फैक्टर कर दीजिए,
और फिर देख लीजिए कि इसमें कितने अल्फ़ाबेट का प्रयोग करके इसको बनाया गया है, तो उसी से आप एक गेस कर लेंगे कि 7 का बनाएंगे या 3 का बनाएंगे, उसी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर आप रख करके चेक कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोग, अच्छा एक और मैं बोला था कि अगर नहीं होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए ये इतना बड़ा है ना कि इसको आप कर ही लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि अगर ये छोटा होता, ऑप्शन 4 अल्फ़ाबेट का होता, तो उसमें अगर आप फंसते नहीं, आपका आंसर आता, तो एक तरीका ये होता है कि आप चारों ऑप्शन का जो दिया है ना अल्फ़ाबेट, उसको पुट करिए बारी बारी से, और उसके बाद चेक करिए कि कोई सीरीज बन रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर कोई सीरीज बन रहा है तो जिस ऑप्शन से सीरीज बनेगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब भी अगर कोई बड़ी दी गई होती है ना, सीरीज बड़ा सा होता है ना, तो उसमें आसानी से आप बना ही लेते हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए पासे को मोड़ने पर अक्षर यन के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? सिंपल सा प्रश्न है, आपको एक खुला डाइस दिया गया है, एक खुला डाइस दिया गया है, यन के विपरीत पूछ रहा है। तो आप सभी को पता होगा, पता नहीं है तो जो जान लीजिए आप लोग, जो यच है ना, यच एक छोड़ करके, यच के बाद जे, यल, यच क्या है, जे के विपरीत है, यानी यच के विपरीत क्या आएगा, यल आएगा। ठीक है, उसी तरह जे की बात करें, जे के विपरीत क्या आएगा, तो एक छोड़ के यल, छोड़ के यन, यानी जे के विपरीत क्या आएगा, यन आएगा। और ये पी क्या होता है, आर के विपरीत होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यन के विपरीत पूछा था, तो यन के विपरीत यहाँ क्या है, जे है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। सिंपल सी बात है, आप लोग याद रखिएगा, एक को छोड़ के एक दूसरे का विपरीत होता है। यच का विपरीत जे छोड़ दीजिए, यच और जे विपरीत हो गए, और जो दो किनारे के होते हैं ऑलरेडी विपरीत होते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग विपरीत निकाल लेते हैं। इसी से एक और क्वेश्चन बनता है आपका, डाइस का पूछ देगा ना कि ये जो आपका डाइस है ना, तो अगर ये खुला डाइस है तो कौन सा एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन सा एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा, या कौन सा डाइस क्या है, पॉसिबल नहीं है बना पाना। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग क्या करें, ध्यान से समझिएगा, जे और यन को क्या कर दें, एक ही फलक के एडजेसेंट कर दें, तो डाइस नहीं बन सकता है ना, क्योंकि जे और यन एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं हो सकते हैं। समझ नहीं पा रहे होंगे आप लोग, कोई बात नहीं, इसको आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन एक बन पाता है। ठीक है, इससे खुले डाइस से, डाइस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। पूछा जाता है कि आपका कौन सा इससे खुले डाइस से डाइस बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है, वो लोग आगे आप लोग क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। तो उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्वेश्चन क्या है, महीने, कैलेंडर और दिन, ये 3 शब्द दिए गए हैं, इन 3 शब्द से हमको डायग्राम बनाना है, और कौन सा ऑप्शन दिया गया, कौन सा डायग्राम सही होगा, हमको चूज करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। महीने हैं, कैलेंडर है और दिन है ना, तो ठीक है। महीने और दिन में कोई संबंध होता है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि महीने के अंदर ही दिन होते हैं, और महीने और कैलेंडर में कोई संबंध है क्या? बिल्कुल, क्योंकि महीने कैलेंडर के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, ये बना लेते हैं, दिन, डी से दिन, और दिन में महीना, एम से महीना, और महीना किसके अंदर, कैलेंडर, सी से कैलेंडर, यानी जितने भी दिन होते हैं महीने के अंदर आते हैं, सारे महीने कैलेंडर के अंदर आते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह का हमारा कुछ डायग्राम बनेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों में अलग अलग खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या दर्शाया गया है। पूछ रहा है कितने छात्र केवल एक खेल खेलते हैं। बेहद ही इजी प्रश्न है, मैथ में भी इससे एक सवाल बनता है। और देखिए ये पूछ क्या रहे हैं, पहले तो आप डायग्राम को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आपका जो 3 सर्कल दिया है ना, बात समझिए, तीनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो ये तीनों सर्कल ना 3 खेल को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला सर्कल शतरंज को, दूसरा लूडो को, और तीसरा स्क्वैश को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब देखिए ये 21 है ना, 21 का मतलब हुआ ना, 21 केवल लूडो वाले सर्कल में है ना, और किसी सर्कल से इंटरसेक्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि 21 जो लड़के हैं ना केवल लूडो खेलते हैं। बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है। और अगर 12 को आप देखेंगे, अगर 12 को देखेंगे तो 12 जो है शतरंज और लूडो वाले सर्कल से इंटरसेक्ट हो रहा है ना, तो 12 ऐसे लड़के हैं जो शतरंज और लूडो दोनों खेलते हैं। तो समझ पाए होंगे। तो हमसे पूछा क्या है कि कितने छात्र केवल एक खेल खेलते हैं। एक खेल खेलने का मतलब ये यही तो हो गया, 19 शतरंज खेलते होंगे, 21 लूडो खेलते होंगे, 13 क्या खेलते होंगे, स्क्वैश। तो एक खेल खेलने वाले यही तो लोग हैं ना, तो इनको ऐड कर लेते हैं, हम लोग ऐड कर लेते हैं। 19 +
21 प्लस 13, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 19 और 21 कितना 40 और 13 53, 53 आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें जिसे क्रमिक रूप से चिन्हों के स्थान पर रखने से दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए दिया गया है, बोल रहा है कि किस ऑप्शन का साइन इस इक्वेशन में रखने पर इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। बहुत ही खतरनाक सवाल है, क्योंकि इसको जो करने का सारे लोग बताते हैं, यही करने का तरीका बताते हैं कि आप लोग ऑप्शन एक एक करके चेक करिए और ऑप्शन एक एक साइन ऑप्शन का रखिए और देखिए कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, वही आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हर कोई यही बताता है, हर कोई क्या करता है, आपका यही बताता है हर कोई। लेकिन करने का देखिए, एक्चुअल में करने का तरीका भी यही होता है, क्योंकि कोई तरीका इसका स्पेसिफिक है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा कि आप थोड़ा और इसको सरल बना सकें। बात समझ पा रहे हो, थोड़ा सरल बना सकें। और मजबूरी इसलिए है इस तरह के प्रश्नों को रखने का, क्योंकि एसएससी पूछता है, एसएससी ये क्वेश्चन पूछता है, कोई एग्जाम पूछे या ना पूछे, लेकिन एसएससी का प्यारा क्वेश्चन है, पूछ देता है। अब बात समझिएगा ध्यान से, मैं क्या बताने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा मदद देने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, समझिएगा ध्यान से। अब मजबूरी तो यही है कि हम एक एक ऑप्शन चेक करें, लेकिन मैं क्या करूँगा ना, मैं थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करूँगा और बिल्कुल 100% एलिमिनेट होगा। मैं ये देखा कि लास्ट में बराबर सब में है, यहाँ भी बराबर है, यानी इतना क्लियर है कि 217 हमको बराबर में लाना है। अब बात समझ पाए होंगे 217। तो 217 लाने के लिए अब देखिए ऑप्शन ए को देखिए, तो यहाँ इंटू है, प्लस है, इंटू है, माइनस है। भाई दो जगह मल्टीप्लाई है, जाहिर सी बात है हमको दो जगह मल्टीप्लाई करेंगे तभी इतनी बड़ी संख्या आ सकती है। तो ऑप्शन ए तो हो सकता है। बी में चलते हैं, तो दो जगह प्लस है, ठीक है, दो जगह क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है ना, दो जगह प्लस, और एक जगह मल्टीप्लाई दिया गया है और एक जगह माइनस। तो जाहिर सी बात है, ध्यान से समझिएगा, जाहिर सी बात है कि दो जगह प्लस है और एक जगह केवल मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी कम बनती है कि इससे आंसर आए। क्या होता है, पॉसिबिलिटी कम बनती है, आ भी सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी कम बनती है। तो इस ऑप्शन को हम लोग चेक नहीं करेंगे। सी को देख लेते हैं, यहाँ भी दो जगह मल्टीप्लाई है, दो जगह प्लस है, पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ भी देख लेते हैं, दो जगह माइनस, एक जगह यहाँ एक जगह मल्टीप्लाई है, यहाँ भी पॉसिबिलिटी कम बनती है। यहाँ पॉसिबिलिटी यहाँ 0% बन जाता है। क्यों, आप देख भी सकते हैं ना, 18 दहा में 180 हो रहा है और माइनस माइनस भैया 217 कहाँ से आएगा। यहाँ तो थोड़ा बहुत हो सकता था, क्योंकि दो को ऐड करके 18, 28 और 19 से मल्टीप्लाई करते तो पॉसिबिलिटी, यानी मैंने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, बी और डी। केवल ऑप्शन ए और सी चेक करना है। तो ए और सी चेक करना है, तो ऑप्शन ए चेक करके देख लेते हैं। ऑप्शन ए का साइन रख लेते हैं, 10 × 18 प्लस 19 गुणे 2 माइनस 1 बराबर 217 हमको लाना है, ठीक है। 180 हो गया बिल्कुल, प्लस 38 हो गया, माइनस 1 हो गया, 180 100 और 38 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 218 आएगा। 218 और माइनस 1 करेंगे तो 217। तो ऑप्शन ए क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। सिलॉक्स का प्रश्न दिया गया है और सिलॉक्स का हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछा ही जाता है और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट कथन दिया है, कथन से हम लोग बनाएंगे डायग्राम और फिर देखेंगे कौन सा निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए बनाते हैं। कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं, कुछ पत्ता गोभी क्या है, पी से पत्ता गोभी, चट्टाने हैं, सी से चट्टान, ठीक है। और सभी चट्टाने पहिए हैं, जो सभी चट्टान क्या हैं, आपके पहिए पहिए हैं, ठीक है, PAHI, ठीक है। और कोई पहिया कैंची नहीं है, कोई भी पहिया क्या है, कैंची नहीं है, के कर लेते हैं, यानी कि कोई भी पहिया जो है आपका कैंची नहीं है, तो क्रॉस लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। सभी पत्ता गोभी पहिए हैं, सभी जो पत्ता गोभी हैं पहिए हैं, कहाँ है भैया, नहीं है ना। कुछ क्या है, पत्ता गोभी पहिए हो सकते हैं, तो लेकिन सभी बोल रहा है, तो ऑप्शन 1 निष्कर्ष 1 गलत। और कुछ चट्टाने पहिए हैं, तो कुछ चट्टाने पहिए हैं बिल्कुल, क्योंकि सभी चट्टाने पहिए हैं, तो भाई सच कुछ भी तो इसी में आता है ना, तो कुछ भी तो हो सकता है, कुछ चट्टाने पहिए, तो दूसरा सही है।
अब बोल रहा है कि कुछ पहिए कैंची नहीं है, पहिए और कैंची में कोई भी संबंध नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ पहिए कैंची नहीं है, तो यानी तीसरा भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यानी निष्कर्ष 2 और 3 सही है। किस ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।